बेल्स पाल्सी क्या होती है? फेशियल नर्व डैमेज। सेवंथ नर्व, लोअर मोटर न्यूरॉन, इप्सिलैटरल, इडियोपैथिक। एक्यूट, तो इसकी डेफिनेशन है एक्यूट ऑनसेट इडियोपैथिक इप्सिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन सेवंथ नर्व पाल्सी। ठीक है, इन सब का मतलब पता है क्या क्या होता है? एक्यूट ऑनसेट होती है, ऐसा नहीं होता है कि क्रोनिक हो रही हो, कभी बोलेगा पहले थोड़ा सा हुआ फिर थोड़ा सा बढ़ गया फिर थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। इडियोपैथिक मतलब कि है कि उसका कॉज नोन है ही नहीं। इसका इडियोपैथिक के लिए ये है कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सस्पेक्टेड वायरल पैथोलॉजी होनी चाहिए इसमें, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। वायरल पैथोलॉजी में फिर मोस्ट कॉमन वायरस जो होता है हर्पीज है, हर्पीज वायरस से है। इसके अलावा फिर HIV, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसीजेस, इन सब में इनके इंसिडेंस देखे हैं कि बढ़े हुए हैं, है ना। डायबिटीज पेशेंट है, HIV पेशेंट है, जिनको पहले से ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं या फिर और कोई सी क्रोनिक जो डिसीजेस हैं, ऑटो इम्यून रोमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, ये सब पहले से प्रेजेंट है उन लोग, उनमें इनके इंसिडेंस ज़्यादा देखे गए हैं। हर्पीज वायरस और का इंसिडेंस देखा जाए कि हर्पीज वायरस क्या हो सकता है, कारण नहीं पता, लेकिन सस्पेक्टेड है कि कोई ना कोई अननोन वायरस है, इसकी पैथोलॉजी होती है। क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता, बस ये है। होता क्या है इसमें, जो सेवंथ नर्व है, सेवंथ नर्व में अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो ब्रेन की सेल्स है ना, ब्रेन से यहाँ से कॉर्ड जाती है स्पाइन में, स्पाइन में एक सिनेप्स बनता है और इस यहाँ से फिर एक दूसरी कॉर्ड जाती है जो कि टिश्यू तक पहुंचती है। तो ये जो होता है ये होता है अपर मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर आती है सेल्स, उसको वो टिश्यू तक जो अपना संदेश पहुंचाती है, उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना रहता है? अपर मोटर मतलब कि ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पैथोलॉजी है तो अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आने के बाद कोई पैथोलॉजी हुई है तो लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन देगा। तो सेवंथ नर्व का सप्लाई क्या होती है? सेवंथ नर्व जो है ना, जैसे ब्रेन है, ब्रेन ये ईयर के जस्ट पास से निकलती है, पास से निकल के यहां से जाते हुए फेस में पूरा इनर्वेशन रहता है उसका, ठीक है। तो यहाँ से जब सप्लाई करती है, यहाँ से वो अपनी जो ग्लॉटिस है अंदर, ग्लॉटिस में सप्लाई देती है, जाइगोमेटिस है यहाँ पे पूरे सप्लाई करती है। उसके बाद फेस में यहाँ पे ऊपर सप्लाई करेगी, आई की जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड में सप्लाई करेगी, और पूरा यहाँ पे इतना इनर्वेशन होता है फेस का, वो पूरा इनर्वेशन फेशियल नर्व के थ्रू होता है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट ही करने, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देख लेते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन को लोअर मोटर न्यूरॉन से डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप। ये डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पेशेंट आया आपके पास तो आपको कैसे सस्पेक्ट करोगे कि उसको अपर मोटर में क्या होगा। अगर अपर मोटर होगा मतलब पेशेंट को ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, ब्रेन के अंदर या तो फिर एक्यूट सीवीए हुआ है, इसको सीवीए हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, कोई एचडीएच है जिससे सेवंथ नर्व कंप्रेस हो रही है, या फिर वहां पे ब्रेन ट्यूमर है। इन सब कंडीशन में जो है ब्रेन के अंदर सेवंथ नर्व कंप्रेस हो सकती है, तो ये सस्पेक्ट होगी। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की पहले से मिलेगी, और ब्रेन के बाहर आने पे जो सेवंथ नर्व पाल्सी होती है उसका कॉज सिर्फ एक ही है, पूरे उसमें हो जाएगी। इसमें ये है कि इसमें अदर क्रेनियल नर्व के साइन भी मिलेंगे। तो अब आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहला जो है अपर आईलिड देखा, आईलिड, इसमें जो है अपर मोटर में पेशेंट क्लोज करते बन जाएगी, पेशेंट आसानी से क्लोज कर लेगा एक आंख,
क्लोज करते, इसमें क्लोज करते नहीं बनेगी, ओपन ही रहेगी। पेशेंट को बोलेंगे भौहें ऊपर करने के लिए, ये भौहें ये ऊपर करने के लिए, तो अपर मोटर न्यूरॉन में वो ऊपर कर पाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में नहीं कर पाएगा। तो ये आईलिड का हो गया। दूसरा स्माइल, देखो जो स्माइल है, स्माइल तो दोनों में जाएगी। स्माइल जो है इसमें भी जाएगी, इसमें भी वो है, एक तरफ का पूरा पैरालिसिस है, एक तरफ की स्माइल इसमें भी चली आएगी, इसमें भी प्रेजेंट होगी, इसमें भी गायब हो जाएगी, है ना। डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन दोनों में मिलेगा। डिग्लूटेशन की डिफिकल्टी मिलेगी, यहाँ से लाल टपकती रहेगी, थूकने में दिक्कत होगी, ये दोनों में मिलेगा। सिर्फ जो आईलिड है, आईलिड में जो है वो अपर मोटर से लोअर मोटर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि आईलिड जो है क्लोज होने होगी इसमें अपर मोटर में, और लोअर मोटर में नहीं होगी क्लोज। भौहें ऊपर करने बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। बाकी स्माइल में मुंह टेढ़ा होना, ये दोनों में मिलेगा। चौथा वॉइस का तो सर रोल रहेगा ना, वॉइस दोनों में ही चेंज आएगी। अपन को तो डिफरेंशिएट करना है कि अपर मोटर है कि लोअर मोटर है। पहले देखेंगे अपर मोटर के अदर साइन मिलेंगे। अदर साइन ऑफ यूएमएन लीजन क्या होते हैं, एक ना एक तरफ एप्सिलेटरल कोई हेमीपेरेसिस मिलेगी उसको, जिस तरफ की फेशियल पाल्सी होगी उसके अदर साइड की हेमीपेरेसिस मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। साथ में प्लांटर वो है, एक्सटेंसर हो सकता है इसमें नहीं होगा, इसमें एक्सटेंसर होगा, इसमें नहीं होगा। अदर क्रीनियल इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, इसमें नहीं होगा कभी भी। तो डिफरेंशिएटिव फीचर अगर सिर्फ बाय फेस देखा जाए तो बाय फेस से पहले तो एक हिस्ट्री से आएगा, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री में सिर्फ उसको पेशेंट बोलेगा कि सिर्फ एकदम से मुंह टेढ़ा हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोले हिस्ट्री देगा, इसमें या तो कुछ क्रोनिक हिस्ट्री देगा या फिर एक्यूट फीवर की हिस्ट्री दे रहा है, तो वो बोलेगा एकदम से उसको हाथ पैर रुक गए हैं, है ना, एक हेमीपेरेसिस की हिस्ट्री देगा। आईलिड सबसे जरूरी है, सिर्फ आईलिड से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसका सीटी स्कैन हमें कराना है कि नहीं कराना। अगर आईलिड है, आईलिड क्लोज नहीं हो रही है, भौहें ऊपर करने में उसको देखा है कि एक तरफ की नहीं हो पा रही है, तो मतलब वो डेफिनेटली लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की पैरालिसिस है, अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है, तो इसमें सीटी स्कैन नहीं कराना पड़ेगा। सबसे मेन यही है कि अपन को पेशेंट को अगर ऐसे तो अपन वैसे भी सीटी स्कैन कराना है तो थोड़ा बहुत वो इन्फार्क्ट, क्रोनिक इन्फार्क्ट, लेगुलर इन्फार्क्ट दे देते हैं, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, उससे और क्लियर नहीं हो पाता। बाकी ये सब पता है, ये तो दोनों में मिलेगा, अपर मोटर में मिलेगा, ये सब नहीं मिलेंगे, है ना। अगर ये सब मिल रहे हैं तो फिर अपन कंफ्यूज होंगे नहीं। अगर वो तो एक हेमीपेरेसिस है, प्लांटर एक्सटेंशन मिल रहा है, अदर क्रीनियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। आप कंफ्यूज कब होते हो, जब पेशेंट को जो ब्रेन का लीजन है, ब्रेन का लीजन ऐसा हो जिसमें सिर्फ फेशियल इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, लिम्ब इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, तब आप कंफ्यूज हो गए। तब आप कंफ्यूजन से इसी से दूर कर सकते हो कि इसका सीटी स्कैन कराना है कि नहीं कराना। क्लिनिकल फीचर कैसे रहते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर वही है, इप्सिलेटरल सेबुलर पाल्सी है तो पहला उसको मिलेगा डिफिकल्टी इन क्लोजिंग वन आई का उसकी बंदी नहीं होगी, हमेशा क्लोज ओपन रहेगी। दूसरा डिफिकल्टी इन चूइंग, टॉकिंग, डिग्लूटेशन, इनमें सब में डिफिकल्टी होगी। तीसरा डेविएशन ऑफ माउथ, बस ये तीन ही कंप्लेंट लेके आते हैं। ज्यादातर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि मुंह टेढ़ा हो गया है, आंख बंद नहीं हो रही है, या फिर उसको मुंह चबाने में दिक्कत हो रही है, अच्छे से फुला नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, थूक नहीं ढक पा रहा है। एक्यूट इन ऑनसेट होगा हमेशा। इसकी सीवियरिटी माइल्ड मॉडरेट सीवियर हो सकती है। कई लोगों में सिर्फ यही का पार्ट आता है, सिर्फ मुंह टेढ़ा होता है, कई लोगों में सिर्फ आंख में इफेक्ट आता है, कई लोगों में सिर्फ डिफिकल्टी इन चूइंग होती है। टिंगलिंग नमनेस भी रहती है किसी किसी में। टिंगलिंग नमनेस, हाँ चौथा साथ में पेन और पेन एंड टिंगलिंग हो सकती है। पेन टिंगलिंग जहाँ जो फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, जितना एरिया वो है उसमें या तो पेन हो सकता है, या टिंगलिंग हो सकती है, या नमनेस हो सकती है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसे ये 4 कंप्लेंट लेके आता है पेशेंट। डायग्नोसिस कैसे बनेगी इसकी, डायग्नोसिस की टोटली क्लिनिकल है, कोई उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, टिपिकल हिस्ट्री मिल रही है, टिपिकल साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। इसके लिए सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। सीटी स्कैन कराने की जरूरत तभी होगी जब आप कंफ्यूज कर रहे हो, सिर्फ फेशियल इन्वॉल्वमेंट है, माइल्ड लेवल का है। माइल्ड लेवल का फेशियल इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसमें आप
क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आई अच्छे से क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही, भौहें या फिर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है। कई बार ओल्ड एज में पेशेंट अनकोऑपरेटिव होता है, उसको बोलते रहो करते ही नहीं हो वो अपर आईलिड में। तो पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, अगर डायग्नोसिस में कंफ्यूजन है तो ही सीटी स्कैन करने की जरूरत है, लेकिन अगर क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। इसके साथ आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन और कराना चाहोगे? ज्यादातर ये पेशेंट किन चीजों किन लोगों में कॉमन मिलता है? डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में कॉमन मिलता है, अदर ऑटोइम्यून डिसीज में कॉमन मिलता है, एचआईवी में कॉमन मिलता है। तो आपको पेशेंट लग रहा है कि पेशेंट लीन थिन है और सिक टाइप को दिख रहा है तो उसका एचआईवी टेस्ट करा सकते हो। डायबिटीज तो कराना ही कराना है सबका, और अदर ऑटोइम्यून आपको कोई लग रहा है तो वो टेस्ट कराओ उसका उसके हिसाब से। शुगर इसलिए भी कराना है क्योंकि आप इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दोगे तो उसको स्टेरॉइड देने के पहले शुगर का एक टेस्ट बेसलाइन कराना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, डायग्नोसिस में कोई कंफ्यूजन होता नहीं है इसमें ज्यादातर केसेस में। ट्रीटमेंट क्या दोगे? बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? बेल्स पाल्सी का क्या ट्रीटमेंट है? अपन ने दिया तो है। अब भी एक पेशेंट नहीं आई थी उसकी मैनिटोल दोगे। मैनिटोल का क्या काम? मैनिटोल का काम बताओ ना। बोला है मैनिटोल, तो मैनिटोल का काम तो होता है। मैनिटोल क्या करेगा? ब्रेन का एडिमा कम करता है वो तो, है ना। ब्रेन का प्रेशर, वो ब्रेन की पैथोलॉजी है नहीं, ब्रेन के बाहर की पैथोलॉजी। इसका सिर्फ जो कॉज ही है ना, जो सेवन नर्व है, सेवन नर्व में स्वेलिंग आ गई है, सेवन नर्व की स्वेलिंग को कम करना है अपन को। इसके अलावा अपन को और कोई काम नहीं करना है। सिर्फ सेवन नर्व की स्वेलिंग कम करने के लिए क्या ले सकते हैं अपन? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का डोज ये रहता है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देते हैं। जैसे पेशेंट 50 किलो का है तो उसको 50 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन दे सकते हो। टैपरिंग डोज में देना है 50 मिलीग्राम फॉर 7 डेज, फिर उसको 20 मिलीग्राम 7 डेज, 10 मिलीग्राम 7 डेज और 5 मिलीग्राम 7 डेज, ऐसे टैपरिंग करके उसको बंद कर सकते हैं। या फिर आप उसको और कुछ देना चाहते हो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन कितना लोगे इसको? 8 मिलीग्राम बीडी, उसके बाद 8 मिलीग्राम ओडी, 4 मिलीग्राम ओडी, ऐसे करके उसको बंद कर दो टैपर 1 वीक के। तो मेनली स्वेलिंग ठीक करने के लिए देते हैं इस। और क्या दोगे स्टेरॉइड के अलावा? एंटीवायरल ड्रग। अपन ने बताया कि उसको पैथोलॉजी जो है टोटली वायरल है। एंटीवायरल ड्रग और मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी क्या होती है? हर्पीज। तो अपन उसको एसाइक्लोविर दे सकते हैं। एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम TDS फॉर 5 डेज। ये आप अगर पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट हुआ है, आपके पास फर्स्ट डे सेकंड डे आ गया है पेशेंट, अच्छा, हालांकि इसका रोल बहुत ज्यादा है नहीं, पता भी नहीं है अपन को, लेकिन पेशेंट वेल एजुकेटेड है और पेशेंट थोड़ी अच्छी फैमिली का है, अफोर्डेबिलिटी अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसको एसाइक्लोविर जरूर दो। एसाइक्लोविर के साथ और स्टेरॉइड दोनों दे रहे हो तो एसाइटिस होगी, साथ में एक एंटासिड, पेंटाप्रोजोल, राबाप्रोजोल कुछ देना पड़ेगा। और क्या दे सकते हो? और क्या दोगे बताओ? इसको है ना, जो आई है, आई क्लोज नहीं होती है, आई क्लोज नहीं होती है, उसके कारण क्या हो जाता है? ड्राई आई हो जाती है। ड्राई आई के लिए क्या दोगे आप? आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप, मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप आते हैं ना, तो ये आई ड्रॉप दोगे और उसको बोलोगे कि रात में सोएगा तो आंख में एक पेपर टेप बांध के, पेपर टेप लगा ले यहाँ पे, जिससे कि आई क्लोज हो जाए, किसी से बोल के, क्योंकि ड्राई आई के कारण उसको एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगी। क्योंकि सोते समय तो ड्रॉप डाल ही नहीं पाएगा, जब तक जाग रहा है तब तक तो वो हर 2-2 घंटे से ड्रॉप डाल लेगा, लेकिन जब सो रहा है तब उससे बोलना रहेगा कि आई से पैच कर ले उसको। इसके अलावा क्या सकते हैं अपन? जो टिंगलिंग नमनेस हो रही है उसके लिए आप न्यूरोपैथिक दे सकते हो, प्रीगाबालिन और मिथाइल कोबालामाइन और नॉर्टेट्रालिन। प्रीगाबालिन, मिथाइल कोबालामाइन, नॉर्टेट्रालिन, इनमें से या तो सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दे सकते हैं अपन, जो कि न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए। बस इतना ही ट्रीटमेंट देना रहता है इसमें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डायग्नोसिस बहुत इजी है। सिर्फ ये याद रखना है, इप्सिलेटरल है, इडियोपैथिक है, अपर मोटर न्यूरॉन, सेवन नर्व पाल्सी। अपर मोटर न्यूरॉन को अपर मोटर नहीं, लोअर मोटर न्यूरॉन, सेवन नर्व पाल्सी। अपर मोटर को लोअर मोटर से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो लोअर मोटर से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सिर्फ आई है, उसको भौहें ऊपर करने बोलोगे, आंख क्लोज करने बोलोगे। अगर भौहें ऊपर हो रही है अच्छे से दोनों तो अपर मोटर है,
अगर एक नहीं हो रही है, डिफरेंशिएट दिख रहा है साफ साफ, तो लोअर मोटर है। आंख क्लोज दोनों अच्छे से हो रही है, अपर मोटर न्यूरॉन में हो जाती है, नहीं हो रही है तो लोअर मोटर न्यूरॉन है। बाकी फेशियल डेविएशन, डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन सब में मिलने वाली है। अदर साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन मिल जाएंगे अगर और कुछ होगा तो। ठीक, प्रोग्नोसिस सर इसका तो प्रोग्नोसिस इसकी बहुत अच्छी है। इसमें इसके अलावा एक और है कि अगर इसमें पूरी रिकवरी नहीं होती, कई बार रिकवरी पूरी नहीं होती है, थोड़ी बहुत रिकवरी बच जाती है, तो उसके लिए अपन वो करना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी मतलब नर्व स्टिमुलेशन देते हैं उसको, जो नर्व अपनी है ना, सेवन नर्व को स्टिमुलेट करते हैं कि वो थोड़ा और एक्टिव हो जाए। अगर रिकवरी नहीं हो रही है अच्छी, तो आप 2-3 दिन स्टेरॉइड दे के देखो, 2-3 दिन में रिकवरी अच्छी नहीं है तो उसको बोलो कि फिजियोथेरेपी भी साथ में चालू कर दो। इसके रिजल्ट अच्छे हैं फिजियोथेरेपी के। सर पेशेंट लेट आ रहा है तो 2-3 लेट नहीं आता है इसमें, बेल्स पाल्सी में पेशेंट यूजली जल्दी आता है, क्योंकि उनको तो घर में तो यही समझ में आता है कि लकवा लग गया है, तो उसमें झड़वा के आ जाता है। कितने दिन झड़वाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं आता है। लेट प्रेजेंटेशन हो रहा है तो फिर बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं है, वैसे भी नहीं आएगा ना कुछ भी इम्प्रूवमेंट तो ये स्टेरॉइड का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि लेट प्रेजेंटेशन में जो सेवन नर्व की स्वेलिंग वेलिंग है वो तो ठीक हो जाती है, या तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या तो फिर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर अपन देंगे ही कुछ ना कुछ, फिजियोथेरेपी तो देंगे साथ में। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या देंगे फिर? ट्रीटमेंट में जैसे कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं है उससे, आइडियोपैथी का कोई कारण नहीं, जो सिम्टम्स हो उस सिम्टम्स के लिए दे देंगे उसको। लेट नहीं होता यूजुअली, हमने नहीं देखे बेल्स पाल्सी के पेशेंट कभी भी लेट आते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे तो उसमें अपन स्टेरॉइड दे देंगे उसको। ट्रीटमेंट में है कि गिना चुना ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड देना है, एसाइक्लोविर नहीं देंगे, एंटीवायरल नहीं देंगे अगर लेट आ रहा तो। स्टेरॉइड देना है, एंटीवायरल देना है, साथ में सिम्प्टोमेटिक आपको देना है, और आई के लिए देना है जो आई हो रही है, और साथ में फिजियोथेरेपी। बस 5 तो गिने चुने ट्रीटमेंट है इसमें।